अहमद, CRPF 41 बटालियन, मध्य प्रदेश, भोपाल। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो पहलगाम हमला हुआ उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। वो जो भी दहशतगाराना हमला हुआ है उसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ और जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ ये जो घटना घटी है, मैं इसको पूरा बयान करूंगा यहाँ, और प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूँ कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक पाक नेशनल से शादी की। मैं आपको बता दूं कि 47 जब देश विभाजन हुआ उससे पहले ये हमारा परिवार इकट्ठा एक जगह रहते थे। हम यहीं तहसील बलवाल के हंडवाल गांव में। देश विभाजन हुआ उसके बाद हमारे परिवार बट गया। हमारे कुछ परिवार के लोग वहां चले गए, कुछ यहाँ रह गए। तो आपस में आना जाना, मुलाकात चलती रही। तो उसके बाद जब हमारा टाइम आया तो हमारे माता पिता के द्वारा जो है बचपन में ही हमारी शादी तय कर दी गई। तो फिर मैंने CRPF में ज्वाइनिंग की 2017 में। 2017 में ज्वाइनिंग की। तो फिर उसके बाद जब हमने शादी का सोचा तो मैंने 2022 के 2022 को मैंने डिपार्टमेंट को इसके संबंध में लिखा कि ये मैं ऐसे शादी करना चाहता हूँ और मेरी कजन है और मेरे माता पिता के द्वारा ये शादी तय की गई है। तो डिपार्टमेंट ने मेरी उस लेटर पे कुछ आपत्तियां लगाई, जिससे कि उन्होंने मेरे से मांगा कि शादी का कार्ड और शादी कौन सी जगह पे होनी वो, और शादी की तिथि। तो मैंने वो 2023 में वो सब क्लियर करके डेट शादी की फिक्स हुई तो मैंने वो डिपार्टमेंट को दे दिए। 72 बटालियन CRPF सुंदरबनी में मैंने वो आवेदन दिया। फिर वो मेरा आवेदन जो है DIG रेंज हीरानगर के पास गया CRPF। फिर उसके बाद वो IG सेक्टर CRPF जम्मू के पास गया। तो उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे मेरे से, जैसे सरपंच की डिक्लेरेशन अपने गांव की कि मेरी ये पहली शादी है और हमारे पारिवारिक संबंध है सरपंच से और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर से, और खुद मैंने एफिडेविट कोर्ट से और मेरे माता पिता ने अलग अलग एफिडेविट उसके साथ लगा के IG सेक्टर जम्मू में मैंने जमा करवाया। फिर उसके ऊपर जो मेरा लेटर है वो SDG स्पेशल DJ CRPF JK जोन के पास गया। फिर वहां से वो डायरेक्टेड CRPF न्यू दिल्ली गया। वहां उस लेटर में कुछ समय लगा, 3-4-5 महीने का समय लगा। फिर उसके बाद 30/4/2024 को वहां से रिप्लाई आता है, ऑर्डर आता है कि हमने एजेंसियों के जो भी उनके संबंधित होंगे उनके द्वारा हमने उनकी सलाह ली कि इस केस को वेरीफाई किया। फिर उसमें उन्होंने बताया कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है 1964 के धारा 21(3) के तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी जब वो किसी विदेशी से शादी करता है तो उसको अपने विभाग को या सरकार को सूचित करना होता है, इंटीमेट करना होता है। तो इसमें साफ लिखा है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। ये लिखा हुआ, मैंने मार्क भी किया हुआ। ये डायरेक्टेड DG CRPF दिल्ली का 30/4/2024 का लेटर है। ये प्रार्थी ने सूचित कर दिया और नीचे ये मेंशन कर दिया कि इसमें NOC का कोई उल्लेख नहीं है, NOC का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ सूचित करना होता है शादी के संबंध में। तो मैंने सूचित कर दिया, ये इसमें डायरेक्टेड के ऑर्डर में क्लियर है। फिर इसके बाद में मेरे फादर कैंसर से पीड़ित हैं, वो डिपार्टमेंट को पता है, डिपार्टमेंट के थ्रू उनका इलाज भी चला है। फिर
उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो हम दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि हम मैरिज कर लेते हैं, वीजे में अभी टाइम लगेगा, हम शादी कर लेते हैं। तो 24/5/2024 को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे शादी करने का निर्णय लिया। तो सब लोग इकट्ठे भी हुए, काजी वगैरह भी आए दोनों तरफ से। तो लाइव टेलीकास्ट पे हमारी शादी हुई। शादी के संबंध में मैंने शादी की तस्वीरें अपने विभाग को दी। उसके अलावा शादी का ये ऑनलाइन वेडिंग का कार्ड और जो भी मैरिज के संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, मैरिज सर्टिफिकेट, ये मैंने सब अपनी 72 बटालियन के जरिए जमा करवाए। फिर उसके बाद मेरी वाइफ ने वीजा अप्लाई किया। तो 28 फरवरी 2025 को मेरी वाइफ को वीजा मिल गया था। वो विजिट वीजे पे 15 दिन के विजिट वीजे पे भारत आई। आने के बाद हमने 1 तारीख को 28 की रात में वो घर पहुंची। एक को हमने सुबह FRO जम्मू में अपनी जो रिपोर्ट करनी होती है, कोई फॉरेनर जब आता है तो FRO में रिपोर्ट करना होता है, तो हमने वो प्रॉपर वहां पे रिपोर्ट किया। तो एज ए वाइफ उसको साथ रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीजे की जरूरत थी, LTV। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जब कोई भी महिला या जब किसी भारतीय से शादी करती है तो वो उस कैटेगरी में फॉलो करती है। तो हमने 4 मार्च को ही LTV अप्लाई कर दिया, लॉन्ग टर्म वीजा। लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई किया तो 13 मार्च तक उसकी पूरी प्रक्रिया चली। उसमें वेरिफिकेशन हुई CID पुलिस की। फिर उसके बाद 13 मार्च को वो इंटरव्यू हुआ, FRO जम्मू का इंटरव्यू हुआ हमारा। इंटरव्यू होने के बाद ये देखो 13 मार्च 2025 6:02 PM पे ये जो मेल हमें मिली कि आपका जो लॉन्ग टर्म रिक्वेस्ट है, ये नंबर है, हैज बीन रेफर्ड टू हायर अथॉरिटी फॉर अप्रूवल। ये MHA को भेज दी गई 13 मार्च को। 14 को हमारा वीजा एक्सपायर होना था, तो हम LTV कैटेगरी में आ गए, हमें LTV में स्टे हो गए। उसके बाद हम LTV में रहते रहे। तो अचानक ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, सरकार ने कुछ निर्णय लिए उस पर। हमें भी उस चीज का बहुत दुख है, मजम्मत करते हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। सरकार ने जो कठोर फैसले लिए हैं हम उसका समर्थन करते हैं। फिर अचानक से मुझे एक एग्जिट परमिट की मेल आती है, एग्जिट परमिट की एक मेल आती है। तो उसमें लिखा होता है कि आपको जो भारत से जाना पड़ेगा, आपका एग्जिट परमिट ग्रांट हो गया। तो मैंने जब बात की तो उन्होंने बताया नहीं नहीं, आप LTV में हैं। कुछ देर के बाद हमें एक मेल और आती है, ये 26 अप्रैल 2025 को 4:42 पे आती है, मेल आती है। इसमें लिखा है कि डिसीजन ऑन योर एग्जिट परमिट अगेंस्ट एप्लीकेशन नंबर स्टैंड कैंसल्ड, वी आर री एग्जामिनिंग योर केस, कि हमें नहीं जाना है, आपके केस के ऊपर दोबारा देखा जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिस है, जो ऑर्डर आया था, जो ये वीजे रिवोक का, वो ये है, उसमें क्लियर लिखा है गवर्नमेंट ने, ये सीरियल नंबर 16 वीजे हैं। उसमें LTV एक ऐसा मात्र वीजा है जिसके ऊपर ये कोई भी डेडलाइन लागू नहीं होती। एग्जिट परमिट जो है, एग्जिट वीजा, ये सभी हैं, LTV वैलिड है। इशू ऑफ न्यू वीजा अलाउड, न्यू वीजे जो मिलेंगे वो सिर्फ LTV को ही मिलेंगे। और ये ऑर्डर डेडलाइन जो है नॉट एप्लीकेबल, LTV पे ये लागू नहीं होती है। ये क्लियर था। हम इस दौरान हम रहते रहे। फिर 28 या 27 को हमें तहसीलदार की तरफ से एक नोटिस आता है विजिट वीजे का, ना कि LTV का। LTV का उसमें कोई जिक्र नहीं है, विजिट वीजे का आता है। वो लिखते हैं कि आपका विजिट वीजा 22 मार्च को खत्म हो गया है। हालांकि हमारा विजिट वीजा 14 मार्च को खत्म हो गया था, 22 को नहीं हुआ, 14 मार्च को ही खत्म हो गया था।
तो हमने उस टाइम हमें जाने के लिए बोल दिया, तो हमने अपने एडवोकेट अंकुश शर्मा जी से बात की। तो हमने हाई कोर्ट से अपील की कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है कि हमने ये एलटीवी में आते हैं, हमने पूरी परमिशन से शादी की है, सीआरपी को इंटीमेशन किया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो हाई कोर्ट ने उसको सुना। ये उस टाइम सुना जब जम्मू से पीसीआर से हमें रवाना कर दिया था अटारी बागा बॉर्डर के लिए। हाई कोर्ट ने सारी ये चीजें सुनने के बाद एक ऑर्डर निकाला, जिसके ऑर्डर के तहत उन्हें बागा बॉर्डर से वापस हमारे घर लाया गया कि इनका जो ये केस है ये एलटीवी में ही फॉलो करते हैं। जब घर आ गए तो कल अचानक मैंने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे न्यूज चैनल में मैंने सुना कि सीआरपीएफ जवान के खिलाफ कुछ एक्शन लेने वाली है, जवान ने कुछ वायलेशन की है। तो होते होते शाम के कोई 5:30-6 बजे कुछ 4 लोग डिपार्टमेंट के मेरे घर आते हैं। ये 41 बटालियन से आते हैं, कुछ जम्मू आईजी सेक्टर ऑफिस से आते हैं, सीआरपीएफ वन क्लाब से। उन्होंने आके एक नोटिस दिया। जब मैंने उस नोटिस को पढ़ा, उसमें फर्स्ट पैरे में उन्होंने लिखा है कि जवान ने निकाह की सूचना डिपार्टमेंट को दी है। निकाह ही मैरिज होती है, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि निकाह ही मैरिज होती है, वही मैरिज है। निकाह की सूचना दी है। उसके बाद वाइफ को वीजा खत्म होने के बाद इलीगल तरीके से यहाँ रखा। हालांकि ये एफआरओ की तरफ से हमें अप्रूवल है, जो कंसर्न अथॉरिटी है वीजे की, और एलटीवी में उन्होंने स्टे दिया और हाई कोर्ट ने इस चीज को माना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी उस पर यही है, साफ क्लियर है, आप देख सकते हो। इस पे लिखा है नॉट एप्लीकेबल, इस पे लागू नहीं होता जो ऑर्डर निकला है एलटीवी पे। तो उस ऑर्डर में मेरे पे लिख दिया ये सब कारण उन्होंने कि इन्फॉर्म नहीं किया। हालांकि मैंने जब मेरी वाइफ यहाँ आई, मेरे पास अभी भी प्रूफ है, व्हाट्सएप पे है। मैंने 72 बटालियन में विजिट वीजे की कापियां, अपने निकाह सर्टिफिकेट, ये फोटो, ये सब चीजें मैंने 72 बटालियन में भी जमा किए। तो 72 बटालियन में मैंने ये जमा किए थे। फिर उसके बाद जब मैंने 13 मार्च को एलटीवी का मैंने प्रोसीजर जो मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने वो भी अपनी 72 बटालियन को एलटीवी के लिए बता दिया कि मैंने एलटीवी में स्टे कर रही है मेरी वाइफ। 23 मार्च 2025 को मैं छुट्टी से रिपोर्ट करता हूँ। शिवखोड़ी रियासी में मेरी कंपनी थी 72 बटालियन की। वहां से फिर मैं हेडक्वार्टर जाता हूँ 25 मार्च को 2025 को। कुछ ट्रेनिंग के मामले में वहां भेजा गया था। तो 27 तारीख को अचानक सुबह, 27 मार्च को अचानक सुबह मुझे, हमारे मार्का होता है उसमें मुझे बुलाया गया डिप्टी कमांडेंट की तरफ से। तो मुझे बोला गया कि आपको ट्रांसफर कर दिया गया है 41 बटालियन भोपाल मध्य प्रदेश में, तो आपको वहां पे रिपोर्ट करना। तो मैंने वहां पूछा कि क्या कारण है। मेरा अभी 2027 में जेएनके का टेन्योर पूरा होना था, क्योंकि जो जवान छत्तीसगढ़ में पोस्टेड होता है तो वहां से उसे चॉइस मिलती है। छत्तीसगढ़ ऑपरेशन एरिया के बाद उसको चॉइस मिलती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मैं छत्तीसगढ़ का टेन्योर काट के मैं चॉइस पोस्टिंग जम्मू में आया था। तो मेरा 2027 में ये टेन्योर कंप्लीट होना था यहाँ। तो मुझे अचानक कर दिया। मैंने कहा कि मैं डीजी साहब का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि उसको स्टेशन छोड़ा जाता है, उसके लिए आगे की टिकट सारा संबंध। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन ठीक बराबर 29 तारीख को मॉर्निंग में 41 बटालियन भोपाल पहुंच गया। मैंने वहां जाके रिपोर्ट की। मैंने जाते ही फर्स्ट साहब का इंटरव्यू ले लीजिए और अपनी शादी के संबंध में हमारी बटालियन को भी एक आवेदन दे दीजिए, ताकि हमारी बटालियन को, हमारे नया सेक्टर, नया जोन है, इसको भी आपकी मैरिज के बारे में इंटीमेट हो जाए। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, डायरेक्टरेट का ऑर्डर लगाया सूचित होने का, मैरिज सर्टिफिकेट के सारे ए टू जेड प्रूफ मैंने उसके साथ लगाए। और एलटीवी का मैंने उसमें लिखा कि एलटीवी का अप्रूवल के लिए एमएचए को किया हुआ है, जिसकी प्रक्रिया जम्मू एफआरओ के द्वारा की जा रही है। उसमें मैंने क्लियर लिखा है। मैंने सूचित किया, वहां सबमिट कर दिया। और डीजी साहब का मैंने इंटरव्यू के लिए एक एप्लीकेशन दी। वहां पे डीजी सर के इंटरव्यू में मैंने वहां उसमें भी यही लिखा
कि मैंने ऐसे ऐसी शादी की, ऐसे सूचित करके मैंने प्रॉपर चैनल फॉलो करके मैंने शादी की। और मेरी वाइफ जम्मू में है, मेरे पेरेंट्स जो हैं बीमार हैं, फादर कैंसर पेशेंट है, डिपार्टमेंट उससे पहले अवगत है, डिपार्टमेंट के थ्रू उनका ट्रीटमेंट मैंने करवाया है टाटा हॉस्पिटल मुंबई में। तो डीजी साहब के इंटरव्यू की मैंने एप्लीकेशन दे दी, वो अभी अंडर प्रोसेस में है, अभी मतलब उसकी अप्रूवल आनी है इंटरव्यू लेने के लिए। तो उस दौरान ये इंसिडेंट हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन निकाली, तो मैं 6 दिन के लिए छुट्टी मैं घर आ गया। इसके संबंध में मैं घर पहुंचा, उसी दिन ये नोटिस 12 से हुआ हमारे साथ। हाई कोर्ट से अपील की, हाई कोर्ट ने हमारी बात को सुना, हमें रिलीफ दिया। तो फिर ये अचानक से 41 बटालियन की कमांडेंट सर की तरफ से ये लेटर कल मुझे रिसीव हुआ। उसमें उन्होंने इस चीज का उल्लेख किया है कि आपने डिपार्टमेंट को बताया नहीं, और उसी में एक चीज ये भी मेंशन किया है कि निकाह के लिए बताया। निकाह ही शादी होती है, निकाह नामा ही मैंने उनको दिया है। और इस चीज को ये डीजी डायरेक्टर का जो लेटर है उसमें भी ये क्लियर है कि डिपार्टमेंट को मैंने सूचित किया है, और एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ इंटीमेशन करना होता है। तो इसके बरहस मुझे डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से अपील है एक जवान की हैसियत से ही कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। जब मेरे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, हर चीज मेरी प्रॉपर है, तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आगे का स्टेप क्या रहेगा आपका? मैं न्यायालय जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। इसके संबंध में मैंने दे दिए हैं डॉक्यूमेंटेशन इसके बारे में, कि ये कोर्ट देखेगा इसमें कि क्या मेरे डॉक्यूमेंट सही हैं, क्या गलत हैं, ये चीज वो जस्टिफाई होंगे। आपका कहने का मतलब है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशंस क्लियर थी, जी, लेकिन आपके साथ नाइंसाफी की गई। जी, आप ये कहना चाहते जी। तो जिस तरह से लॉन्ग टर्म जो वीजा अप्लाई किया था उसका अप्रूवल अभी तक नहीं आया था। नहीं, उसका जो प्रोसेस, जो उसका प्रोसीजर है पूरा, वो आप जब किसी विजिट वीजे पे आते हैं तो आपको इन टाइम में उसको अप्लाई करना है, और उसका फाइनल स्टेप होता है इंटरव्यू। वेरिफिकेशन होने के बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। तो अप्रूवल में उसमें टाइम लगता है। लेकिन जब तक अप्रूवल नहीं आता तो क्या आपको राइट है कि आप जी, 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 उसकी गाइडलाइन में है। एलटीबी की जो गाइडलाइन है वो कोर्ट ने भी पढ़ी है, और जो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग जो अप्लाई किए हुए हैं, मतलब प्रोसेस में, तो वो ये जो कंसर्न अथॉरिटी होती है ये पहले इन्फॉर्म कर देती है कि आप स्टे कर सकते हैं। इलीगल तरीके से आप ही बताओ कि कैसे रह सकता है इंसान, जब सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, जब आ रहे हैं तो कोई रह सकता है? ये बात है। तो आपको सर्विस से जो है डिसमिस कर दिया गया है। जी। तो इसके लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, और जो भी संबंधित इसके मेरे अधिकारी हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि जब मैंने प्रॉपर 2022 से ही मैं इसके संबंध में मैं सूचना दे रहा हूं, और शादी से पहले भी मैंने सूचना दी, और शादी के बाद मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने डिपार्टमेंट को दी, तस्वीरें दी ऑनलाइन निकाह की, मैरिज सर्टिफिकेट दिया। और जो 41 बटालियन जो मेरे डिसमिस ऑर्डर निकाल रही है, उनके कार्यालय में मैंने पूरे विवरण से लिखा है कि मैंने 72 बटालियन में कौन सी डेट को कौन सा आवेदन दिया है, और उन आवेदनों की कॉपियां भी साथ में लगाई। कारण क्या बताया गया आपको? कारण उसमें यही लिखा गया है कि इन्फॉर्म नहीं किया, और उसी में यह भी लिखा गया है कि निकाह के लिए इन्फॉर्म किया है, निकाह किया है। शादी के लिए इन्फॉर्म पहले पैरे में लिखा है कि इन्होंने शादी के लिए इन्फॉर्म किया है, दूसरे में लिख दिया है कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया। जो तारीख बताया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नहीं, वो उस चीज को वो नहीं, वीजा खत्म कैसे हो गया जब हाई कोर्ट उस चीज को मान रहा है कि ये प्रोसीजर इनका सही है। जब आप कंसर्न अथॉरिटी जो है उन्होंने डिपार्टमेंट को देना है, हाई कोर्ट को देना है। आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूं कि जब हमने शादी की है, एक हस्बैंड वाइफ है, एक लीगल तरीके से की है, अपनी कजन है, मेरी अरेंज मैरिज है। मैं कल ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि कुछ मीडिया चैनलों पे आ रहा है कि जी इंस्टाग्राम से मिल गए, फेसबुक से मिल गए, तो ये मतलब मिसगाइड किया जा रहा है हर जगह पे। तो मैं आपके माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी अरेंज मैरिज है, मेरी मदर के कजन ब्रदर की बेटी है,
तो ये पारिवारिक हमारे संबंध है और यहाँ से ही हमारा परिवार जो है ये पार्टीशन में बट गया था। तो ये चीज क्लियर कर दूं और हमने पूरा इसको जस्टिफाई किया है। तो मेरी अपील है प्रधानमंत्री जी से कि इस चीज के ऊपर इंसाफ किया जाए और मुझे मेरे सर्विस जो डिसमिस किया है इसके बारे में भी पूछताछ की जाए कि क्यों किया गया है, मुझे दोबारा सर्विस में बहाल किया जाए और मेरी वाइफ का भी वीजा जो पेंडिंग है वो वीजा दिया जाए ताकि हम मियाँ बीवी एक साथ रह सकें। शुक्रिया। तो ये मुनीर अहमद जी थे जो कि सीआरपीएफ के जवान थे और कल इनका एक ऑर्डर निकलता है जिसके अंदर ये कहा जाता है इनको जो है वो बर्खास्त किया जाता है। और आपको साफ तौर के ऊपर बता दें कि मुनीर खान का ये साफ तौर के ऊपर कहना है, पूरे दस्तावेजों के साथ वो सामने आए, प्रेस के सामने आए, उनका ये कहना है कि उनकी जो शादी हुई है वो बिल्कुल लीगल तरीके से हुई है और जो भी प्रोसीजर हुआ है चाहे बिनल खान को लेकर हो चाहे इनका हो, सारा जो है वो लीगल तरीके से हुआ है। हाई कोर्ट ने जो इनकी याचिका जो इनके द्वारा डाली गई थी वो याचिका पूरे सुनने के बाद ही जो है उसके अंदर जो है वो फैसला दिया है। अब देखते हैं कि मुनीर खान जो है वो कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। जो इनका कहना है सीआरपीएफ की जो इनकी नौकरी इनको डिसमिस किया गया है उसके ऊपर जो है दोबारा से एक बार जो है वो गुहार लगाएंगे। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। उसी तरह से बढ़ रहे के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल जी को दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।